हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारे फैक्ट्स हैं उनके बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 फैक्ट्स कराए थे। ये PYQs नहीं है, ये बेसिकली एक कंक्लूजन है कि भाई अगर आप साइंस की पूरी बुक पढ़ने बैठे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। अब देखो, केपलर का नियम आपने पढ़ा होगा। केपलर ने क्या बोला था कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 3 नियम दिए। अब यहाँ पे देखो केपलर के नियम दिए हुए हैं। प्रथम नियम में तो यही कहा कि सभी जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं, और फोकस जो पॉइंट होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्र लगाना है। और द्वितीय नियम में ये कहा गया कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मतलब सूर्य से अगर कोई प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, एक इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को पार करती है। जबकि तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल मतलब उसके टाइम का जो वर्ग होता है, जो स्केयर होता है, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष ए, जिसे सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी है इससे समझ सकते हैं कि जो टाइम का वर्ग है टी स्क्वेयर, क्या कहेंगे, इन्वर्सली टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू ए क्यूब, मतलब एरिया का जो क्यूब होगा वो टाइम के स्क्वायर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अगर 1/इंफिनिटी लिखा है तो वो डायरेक्टली इन्वर्सली होता है, और यहाँ पर 1 नहीं है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द ए की क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण वो होता है, इसे कहें तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है। तो मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न जो एक्सेलरेशन होता है। आप छत पे चढ़कर किसी पत्थर को नीचे फेंक रहे हो, वही क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड के स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल पर क्या मान होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे कम अगर यहाँ पे बात करें गुरुत्वीय त्वरण की तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसे आप इक्वेटर भी बोल सकते हैं, भूमध्य भी बोल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर। जी से कैसे ये रिलेट करते हैं, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू GM, M मतलब मास ऑफ अर्थ, ई लिखा हुआ दिखेगा M के साथ, अपॉन R स्क्वायर उसकी जो रेडियस होती है। तो ME होता है मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस क्या है आपकी, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जो स्मॉल जी होता है या ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, ये जो G होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, और ये क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G। तो यहाँ पर अगर मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल लो या फिर किलोग्राम स्क्वायर बोल लो। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये दोनों ही नहीं ऑब्लिक करके लिखा है, तो ऊपर आएगा NM स्क्वायर अपॉन यहाँ पे kg का स्क्वायर। और इसकी एक स्टैटिक वैल्यू होती है कैपिटल G की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लाइन वेग क्या कहलाता है। प्लाइन वेग की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूनतम वेग, वो मिनिमम जो वेलोसिटी जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता, इसे ही प्लाइन करना कहते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो स्पीड के साथ, इतना प्रेशर के साथ, इतना फोर्स के साथ वो कोई भी पिंड जाएगा ऊपर और नीचे नहीं आएगा, इसी को प्लाइन वेग बोला जाता है। पृथ्वी के हेतु अगर इसके मान की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, नहीं आएगी। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें कि भाई वेलोसिटी ऑफ अर्थ प्लाइन वेग की अगर बात करें तो √2 स्मॉल g या फिर रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर RE होता है रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर बोला है सरल लोलक, ये आपको ये आपने पढ़ा भी होगा। एक सस्पेंशन पॉइंट होता है और इनकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। ये होता क्या है, आवर्ती को n से डिनोट करते हैं। आवर्ती का मतलब है 1 सेकंड में किया गया दोलन, मतलब वो कितनी बार हिलता है। पेंडुलम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और सेकंड लोलक की बात करें तो 2 सेकंड के बाद आवर्त काल वाला जो आपका पेंडुलम होता है। आवर्ती में अगर बात करें तो n इज इक्वल टू हाफ, फिर यहाँ पर √G अपॉन L आएगा, और n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन T के। आवर्त काल मतलब जो इसका घूमने का जो आवर्त है या फिर जो पीरियड है, काल है, T बोल सकते हैं, तो 2π√L अपॉन G। अनंत लंबाई के जो हमारा पेंडुलम होता है उसका आवर्त काल, ध्यान रखिएगा,
अनंत लंबाई मतलब इन्फिनिटिव जो आपकी लेंथ होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 84.6 मिनट होता है, ना कि अनंत। अनंत नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में एक पूछ लिया जाए कि भाई अनंत लंबाई के जो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, अनंत होता है या फिर 84.6 होता है, तो 84.6 मिनट होता है और इसकी अधिकतम सीमा यही होती है 84.6। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक लड़की झूले पर बैठी है और झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आप अगर बैठे हो तो एरिया ज़्यादा स्पेस लेता है, उसके अकॉर्डिंग बल लगता है, लेकिन अचानक आप खड़े हो गए तो ये आवर्तकाल कम हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन। फिर हमारी जो घड़ियां होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ये भी याद होना चाहिए। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं और पृथ्वी से अगर आप ट्रैक करते हो तो डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। एक होता है कक्षीय चाल और एक होता है प्लायन वेग। इनका क्या संबंध होता है, तो ये इसको बोल सकते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू √2 VE, √2 बोल सकते हैं VE। वह भारतीय है जिसने न्यूटन से भी पहले ये बताया था कि जितनी भी वस्तुएं हैं ग्रेविटेशन के कारण वो आकर्षित होती हैं, तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने, हमारे ब्रह्मगुप्त से पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है लाइट क्या है। लाइट क्या होती है, लाइट की अगर परिभाषा की बात करें तो ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। आप लाइट्स ऑफ करके कुछ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है तो आप क्या जो रेटिना है उस पर पिक्चर बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हमारी आंखों पर पड़ती है, तो ऊर्जा का वो रूप जो विजिबल दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जो लाइट होती है वो एक लीनियर फॉर्म में संचरण करती है, सीधी रेखा में। ये हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है। निर्वात में भी संचारण संभव होता है। निर्वात में आपकी ना साउंड नहीं होती लेकिन लाइट होती है। और तरंग दैर्घ्य की बात करें इसकी वेवलेंथ की तो 400 nm होता है और इससे लेकर आपका 700 तक जा सकता है। नेक्स्ट है दकार्ते। ये एक डकार्टे बोल लो, इंग्लिश में दकार्ते बोल लो। इन्होंने क्या किया, 1637 में सबसे पहले आइजैक न्यूटन के द्वारा जो विकसित था आपका पार्टिकल नेचर, इन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति की क्या दी हमें, इसके बारे में बताया। और यहाँ पर जो वेव नेचर की अगर बात करें तो ये किया था हमारा क्रिस्टियन हाइंगिस ने 1638 के द्वारा विकसित हुआ था और परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या दी थी। ये रहने दीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डकार्टे का याद रखिएगा। सबसे पहले प्रस्तुत किया था आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित कण प्रकृति या पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रकाश की चाल तो अलग अलग माध्यम में होती है। साउंड में कितनी होगी, फिर आपका जो मीडियम है ना, साउंड बोल गई मैं, सॉरी, जो हमारा रेयर होता है और एक हमारा होता है डेंसर। तो चीज़ अगर जितनी लिक्विफाई होगी तो प्रकाश या ट्रांसपिरेशन, और चीज़ जितनी स्टिकी होगी थिकी होगी तो उसमें प्रकाश का क्या होगा। तो चाल में अंतर का कारण होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो हमारा प्रकाश है, लाइट है, उसके तरंग दैर्घ्य में, उसकी वेवलेंथ में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल होती है हमारी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिए, ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल होती है हमारी ठोस में, और स्टील का बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है। तो चाल तो याद रखनी है, प्रकाश की निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश का परावर्तन, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। PYQs भी करिएगा लेकिन इन चीज़ों को मत छोड़िएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेषित होने का प्रक्रम। आपको कोई भी चीज़ तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक उस चीज़ का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर नहीं आ जाता। ध्यान रखिएगा, ये रिफ्लेक्ट करती हैं कुछ रेस को जो हमारी आंखों पर लगती हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से बताया है। मान लो कि एक नॉर्मल अभिलंब है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। हमारी जो इंसिडेंट रे होती हैं और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, ये आपको पता होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये आपतन कोण और परावर्तित जो कोण होता है ये बराबर होते हैं। तो ये ज़रूर याद रखेगा, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। दर्पण अगर मिरर की बात करें तो चिकनी तथा उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह। अब देखो शीशा लगा है हमारे घर में, उसके ना बैक साइड देखना, एक पॉलिश की हुई चीज़ मिलेगी, तभी तो हम शीशे में मुंह देख पाते, नहीं तो ट्रांसपेरेंसी रहे, मुंह ही नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर समतल दर्पण हो सकता है, गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल है और आपका प्रैवल्याकार है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें समतल दर्पण की, जो हमारे घरों में यूज़ होता है वो बेसिकली प्लेन मिरर का यूज़ होता है। इसमें जो इसकी क्वालिटीज़ हैं या जो इसकी
विशेषताएं हैं। एक तो प्रतिबिंब ना आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा और सीधा बनेगा। ध्यान रखना, जितने भी वर्चुअल जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा सीधी बनती हैं। प्रतिबिंब का आकार जितनी लंबाई के आप है ना उतना ही। अगर मान लो शीशे में एक आप खड़े हो, एक आपसे ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा खड़ा है, तो शीशे में भी आपको छोटा या बड़ा ही दिखाई देगा। इक्वल जो आपका साइज़ है उसके साइज़ का ही बनता है प्लेन मिरर में। जो हमारा प्रतिबिंब होगा और जो वस्तु होगी वो समतल दर्पण से बराबर दूरी किंतु विपरीत सतह पर बनेगी। जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो ना शीशे के, उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी, बराबर दूरी पर, लेकिन सतह होगी विपरीत। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी आधी होना जरूरी है अगर आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो। और 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो 3 बनेंगे। दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी हुई जो वस्तु के बीच जो प्रतिबिंब होंगे, मान लो दोनों तरफ शीशे लगा दिए तो भाई अनंत इन्फिनिटिव बन जाएंगी आपकी जो इमेजेस होती है। ऐसा नहीं 2 ही बनेंगी क्योंकि शीशे दोनों तरफ लगे हैं। कई बार आपने ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पर शीशे ही शीशे लगते हैं और पीछे तक बनती चली जाती हैं इमेजेस, वही होती है ये। नेक्स्ट है लेटरली इन्वर्टेड रहेंगी, मतलब आपकी उत्क्रमित रहेंगी। चेहरा देखने के लिए हम यूज़ करते हैं समतल दर्पण का, और फिर बहुदर्शी के लिए यूज़ करते हैं, और फिर आपका पेरिस्कोप के लिए करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है। साइंस की वो सारे फैक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो मैं आपको करा रही हूँ। आई होप सो कि आपको पसंद आई ये वाला चीज़, और आप प्लीज़ इसको शेयर करिए औरों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो। थैंक यू।